नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जम्मू कश्मीर के रियासी में जाइए तो आपको दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज मिलेगा। थोड़ी दूर और जाइए तो एक केबल ब्रिज मिलेगा और यह बताएगा कि रेलवे की ताकत दुनिया में कैसे बढ़ी है और किस तरीके से रेलवे इतिहास रच रहा है। एक वक्त था जब भारत दुनिया से केवल खरीदता था, दुनिया को कुछ बेच नहीं पाता था, लेकिन आज वक्त बदला है। डिफेंस सेक्टर में भारत ने बहुत नाम कमाया, बहुत दुनिया को हथियार दिए, लेकिन अब बारी है कि रेलवे भी इसी तरीके से भारत की ताकत बढ़ाते जाए और अपनी रफ्तार की तरह ही भारत की इकोनॉमी को भी बढ़ाए। अब कैसे 16 देशों में रेलवे का दबदबा हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ चीजें आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बात किस चीज पर होने जा रही है। रेलवे एक्सपोर्ट में दुनिया का सिरमौर बनता भारत। दुनिया के 16 देशों को रेलवे से जुड़ी सामग्री एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। यह बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो कोचेस एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। सोचिए, मेट्रो कोचेस भी अब ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। फ्रांस, सऊदी अरब और इंग्लैंड को रेलवे कोच एक्सपोर्ट कर रहा है, लगातार भारत की तरफ से किया जा रहा है। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। मैक्सिको, स्पेन, जर्मनी और इटली भारत से रेलवे पार्ट्स खरीद रहे हैं। मतलब कि इन सब देशों में भारत का दबदबा बढ़ा है। मेड इन इंडिया पैसेंजर ट्रेन का उपयोग कर रहे मोजाम्बिक और श्रीलंका, मतलब भारत में जो ट्रेन बन रही वो दुनिया में अब चलना शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा रेलवे में क्रांतिकारी बदलाव भी तमाम हुए हैं और मैक्सिको और रोमानिया ने भी भारत से रेलवे पार्ट्स खरीदने में रुचि दिखाई है और वहां पर भी व्यापार शुरू होगा। अब रेलवे में क्रांतिकारी बदलाव कैसे हुए वो देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 9000 हॉर्स पावर इंजन को हरी झंडी दिखाई और ये इस तरीके से तमाम क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। दाहोद में बनने वाला ये इंजन दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसे भारत ने बनाया और हमने आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से भारत का वैभव लहरा रहा था चिनाब ब्रिज पर। चीन के बाद दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता रेल नेटवर्क भारत का ही है। मतलब भारत अब किसी मायने में किसी दूसरे देश से पीछे नहीं है। भारत को मिला विदेश से बड़ा ठेका। कैसे, ये अब जानिए। गुयाना से 29 लाख अमेरिकी डॉलर करीब 24 करोड़ रुपए का ठेका भारत को मिला। गुयाना जैसे देशों से भी अगर इतना बड़ा ठेका मिल रहा है तो भारत का दबदबा समझ सकते हैं। सरकारी कंपनी राइट्स लिमिटेड को भी ठेका मिला और इसके अलावा रेलवे शेयरों में करीब 32% का उछाल पिछले कुछ वक्त में, कुछ सालों में हुआ है। गुयाना को 150 रेलवे इंजन सप्लाई भारत करेगा, इस पर बात फाइनल हो गई है। बिहार के मोर हावड़ा फैक्ट्री में ES43A CMI होगा सप्लाई। इसके अलावा करीब 3000 करोड़ का ऑर्डर भारत को और मिला है। तो रेलवे में क्रांतिकारी बदलाव, दुनिया से बड़ा ठेका और भारत सिरमौर बनता जा रहा है रेलवे सेक्टर में। पंकज जी, जो हमने एक लाइन दी कि मोदी युग में रेलवे की एक क्रांति है, क्या ये सच नजर आता है अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो? रोहित, मैं इधर उधर की बातें न करके सीधे मुद्दे पे आता हूं। जैसे ही हम सुनते हैं ना कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने वाले 2 देश हैं, चाइना और इंडिया। चाइना अब हमसे पीछे हो गया। अब दुनिया में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम निवेश कर रहे हैं जी। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश मतलब क्या? हम सिर्फ सड़कें बना रहे हैं या हम कर क्या रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश का मतलब कि चाहे रेलवे हो या वाटरवेज हो या एयरवेज हो या सड़कें हो, हर जगह क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं रोहित। और इन सब विषयों की चर्चा नहीं होती है। हम आए दिन फलाने नेता ने क्या कहा, ढेकने ने क्या कहा या कौन सा देश किससे युद्ध लड़ रहा है, यही हम चर्चा करते हैं ना जी। लेकिन क्या सामाजिक क्रांति सिर्फ सड़कों पर झंडा लेके नारे लगाना है? या सामाजिक क्रांति यह नहीं है कि भारत आज दुनिया में एसी कोचेज, जो रेलवे में जो एसी कोचेज होते हैं उसको एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का नंबर 1 हो गया? आज से 10-12 साल पहले क्या स्थिति थी? हम रेलवे का चक्का भी रशिया से मंगा रहे थे।
बताइए। और ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अब भारतीय रेलवे में यात्रा करते हैं, कभी किसी दूसरे देश में चले जाइएगा। जैसे मेरे खुद के रिलेटिव्स अमेरिका और कनाडा में रहते हैं, वहां पे कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तो यह हाल है कि खुद की कार नहीं होना आपके पास तो घूमना मुश्किल है उन देशों में। मैं अमेरिका और कनाडा की बात कर रहा हूं। और पंकज जी, रेलवे की बात इस लिए ज्यादा होती है क्योंकि लाइफलाइन है इंडिया की। सबसे पहले तो अपना भी पूरी तरीके से चीजें सुधार कर रखनी है, फिर दुनिया को देना है। और मैं एक बार बताता हूं। अच्छा बताइए, एक खबर पढ़ ली आपने कि पम्बन ब्रिज का उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया, लेकिन क्या डिटेल्स में जाने की कोशिश की कि क्या है वो पम्बन ब्रिज और कैसे, क्या टेक्नोलॉजी यूज की है? ये यूनिक है दुनिया में आप कि जहाज निकलता है तो एक आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। मैं चिनाब ब्रिज कवर करने गया, चिनाब पे जो कुछ भी हुआ मैंने वो देखा और फिर वंदे भारत के साथ सफर भी किया श्रीनगर तक। आज मैं एक ऐसे इंजीनियर, सिविल इंजीनियर से मिला जिन्होंने 2005 से लेकर 2025 तक, मतलब जब तक वहां पर झंडा लहराया तब तक वो पम्बन चिनाब ब्रिज के काम में लगे रहे। उन्होंने कहा कि मैं लगभग 70 से 80 बार गया और जब पहली बार मैं गया था तो मैं नाव पर बैठ के उस लोकेशन पर गया और सबने हाथ खड़े कर लिए थे कि असंभव है, लेकिन हमने संभव कर दिखाया अपनी दृढ़ इच्छा पर। और फिर उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जो काम में तेजी आई उसने तो मतलब कायाकल्प कर दिया और 17 साल केवल न्यू में लग गए और 4-5 साल में ये सब कुछ बना है जो आप ऊपर देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कितनी मेहनत उदाहरण बताता हूं जो दिखता है उसके पीछे। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, ये सबसे नहीं समझ में आएगा भारत के दर्शकों को। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का एक टीम आया था यहाँ पे, गोवा में कोई फेस्टिवल था उस वजह से। अब वो क्या कर रहे थे कि मुंबई से उन्होंने ट्रेन पकड़ी और गोवा उन्हें जाना था। पता है, पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट वो ये कह रहे थे कि अरे ट्रेन में चादर तकिया ही मिलता है। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन था उनके लिए। वो क्या कह रहे थे पता है, अरे यहां तो हर 5 मिनट के बाद खाना पूछने आ रहा है, शायद राजधानी या कुछ इस तरह के ट्रेन में थे। बोले कि एक से एक लजीज व्यंजन परोसे जा रहे हैं। बोला ट्रेनों में ये सब भी होता है। लेकिन भारत के लोग के लिए यूज टू है कि अरे गए हैं एसी ट्रेन में तो पेंट्री होगी, तकिया मिलेगा ही मिलेगा, गद्दा मिलेगा। तो हम बचपन से ये देखते आ रहे, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारे लिए जैसे कि दिल्ली मेट्रो में जो रोज यात्रा कर रहे हैं उनके लिए लग रहा होगा कि ऐसे ही जीवन चलता है, लेकिन उन लोगों से कभी पूछिए जब दिल्ली में मेट्रो नहीं था जी तब कैसा था। लेकिन ये क्रांतिकारी पता चलेगा ना कि बदलाव क्या है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो क्रांतिकारी बदलाव कैसे संभव हुआ? देखिए, ये बहुत सारे ऐसी चीजें भारत ने की है जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ। एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर, और कभी सड़कों की बात कर लीजिए, वाटरवेज की बात कर लीजिए, गंगा में जहाज चल रहे हैं, ये सब मतलब कि ये क्रांति हो रही है। आज सब समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, और ये इसका बदलाव, इसका असर जो है ना आज नहीं दिखाई देगा। आज तो हम सिर्फ खबरें देख रहे हैं कि ये उद्घाटन हो गया, ये शिलान्यास होगा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन भारत ने बना दिया दाहोद में अभी 9000 हॉर्स पावर का। तो लगता है कि ये तो होता ही है, नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल नहीं है ये। आप पता कीजिए कि आखिरी बार इस तरह के बदलाव किस देश में हो रहे थे। आज से 20 साल पहले चाइना में यह बदलाव हो रहा था, अब नहीं हो रहा। रिनेसा के टाइम जो पुनर्जागरण काल कह रहे हैं ना, उस समय वेस्टर्न यूरोप में हो रहा था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। आज जो भारत में हो रहा है, जो हम लोग फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं ना कि चौड़ी सड़कें हो रही है, तो 4 लेन है, तो 8 लेन है, तो 16 लेन बन जा रहा है, तो रेलवे में अरे अमृत भारत योजना में भारत के सभी रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की बात थी। और मैं देख रहा था एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री, उन्होंने स्पेशली इस बात के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि भारत का रेलवे स्टेशन कैसे विकसित हो रहा है एयरपोर्ट की तरह, और सारी फैसिलिटीज मिल रही है वहां पे। मतलब कि बड़े बड़े ब्रांड्स के दुकानें हैं रेलवे स्टेशन पे, पिज्जा हट, तो ये डोमिनोज, तो मैकडी, तो पता नहीं क्या क्या। ये रेलवे के यात्री इस तरह की फैसिलिटीज ये कर रहे हैं। ये मतलब कि बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये नहीं हो सकता था। और सोचते भी नहीं। हमारे यहां पता है रेलवे की राजनीति कैसे होती थी कि फलाना रेलवे मंत्री बन गया, उसने अपने राज्य को 16 ट्रेनें दे दी। फलाना बन गया, उसने पैसे लेकर अपने राज्य के लोगों को नौकरी दिलवा दी। यही रेलवे था।
कभी सोचा नहीं था कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकते हैं रेलवे में। कभी यह सोचा ही नहीं कि हम दुनिया के 16 जिसमें विकसित देश भी शामिल है, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, इन सब देशों को हम रेलवे लोकोमोटिव एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह कभी सोच ही नहीं थी। उनको तो लगता था कि एक डब्बा दे दिया, उसमें सीट बैठा दिया, और सस्ता टिकट के लिए बड़ी लड़ाई होती थी अपने यहां कि प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए से बढ़ा के 10 रुपए कैसे कर दिया और एक क्रांति करो, सरकार गिरा दो। यही हो रहा था। पूरा वो नैरेटिव पहले तो रेलवे बजट बंद किया क्योंकि वो राजनीति का बहुत बड़ा अड्डा बन गया था। दूसरी बात यह कि रेलवे के नाम पे वो राज्यों की पॉलिटिक्स होती, बंगाल का रेल मिनिस्टर बनेगा कि बिहार का बनेगा, कि कौन अपने राज्य में ज्यादा ट्रेनें ठहराएगा, इस बात के लिए लड़ाई होती थी। वो पूरा नैरेटिव चेंज हुआ और उसके बाद काम हुआ निर्माण पे, रेलवे पटरी बिछाने का काम। भारत में जब सुरेश प्रभु आए थे, रेलवे मिनिस्टर बने थे, मोदी सरकार में पहले रेल मिनिस्टर वही थे, तो उन्होंने बोटल नेक के बारे में बात की थी कि मुंबई दिल्ली से ट्रेनें आती हैं और इलाहाबाद से मुगलसराय के बीच आके स्लो हो जाती है और उसके बाद पूरा कलकत्ता वगैरह जितने पूर्वी राज्य हैं वहां लेट पहुंचती है। कभी इस बारे में सोचा नहीं गया कि रेलवे ट्रैक का भी चौड़ीकरण हो सकता है, ब्रॉडगेज। अच्छा, भारत में पता है एक चीज और होता था रोहित, कि पैसेंजर जी 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 आप बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा नहीं, भारत में यह होता था कि मालगाड़ी को रोक के पैसेंजर ट्रेनों को गुजार दो। उससे क्या होता था कि माल बहुत सड़ रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं, किसी को इसकी परवाह नहीं थी। अलग से माल ढुलाई के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, यह तो गजब की कल्पना है ना, जिसमें पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक से उसको कोई मतलब ही नहीं है जी। ये हुआ है। एक चीज अगर आप हल्दिया ध्यान से दी हो कि पहले यह था कि जिन गांवों के पास से पटरियां होकर गुजरती थी, काफी इंतजार करना पड़ता था उनको जब फाटक बंद हो जाता था, और फिर ट्रैक पार करते हुए तमाम घटनाएं भी हो जाती थी। अब अंडरग्राउंड उस गांव के लिए, उस मोहल्ले के लिए बना दिया गया है रास्ता। आरओ भी बोला है, रेलवे ओवर ब्रिज बोलते हैं, जो कहा जहां तक अनमैन्ड फाटक भी थे, मतलब कि फाटक तो छोड़ ही दिया, जहां कोई आदमी नहीं रहता था, ऐसी भी स्थिति थी। तो वहां पे रेलवे ओवर ब्रिज बनाना, और इससे क्या होता था कि रेलवे की भी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा और नीचे के लोग भी चले गए। देखिए, देश को गति देना है ना, तो जो लोग तो गति तो हर मामले में आ रही है। इंडिया की जब बात की गई 2014 में पंकज जी, तो इस देश में तमाम लोगों ने मजाक बनाया। जब यूपीआई की बात की गई तो लोगों ने कहा अरे कौन सब्जी वाले को, ठेले वाले के पैसा मोबाइल से पेमेंट कर देगा बैंक से डायरेक्ट, इसी देश में मजाक बनाया गया। आज क्या उस मेक इन इंडिया को देखकर उन मजाक बनाने वालों को गर्व होता होगा कि चलो ठीक है हम मजाक बनाते थे लेकिन भारत हमारे मजाक के चक्कर में आगे निकल गया? रोहित, आप शायद 90s के हैं, इस वजह से एक यहां शब्द हुआ करता था हिंदू ग्रोथ रेट, आपको पता नहीं होगा, बड़ी चर्चा थी। हिंदू ग्रोथ रेट क्या था पता है जी? भारत उस वक्त 2% के रफ्तार से विकास कर रहा था, और जब पूछा जाता था कि हमारा विकास दर स्लो क्यों है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राजघराने की तरफ से कहा जाता था कि हिंदू यही रफ्तार से विकसित ही हो सकते हैं, मतलब 2% से ज्यादा इनकी लायकी ही नहीं है विकास करने की। और वही देश 6 से 8% तक निरंतर विकास कर रहा है। हिंदू ग्रोथ रेट की आज कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा बताइए, स्लो काम वो कर रहे थे और बदनाम हिंदुओं कर रहे थे, ये हो रहा था उस वक्त देश में। पता है, आप शायद उस जमाने के नहीं हैं, हम तो बचपन में देखा है कि किसी के यहां शक्कर आ जाता था ना तो उसको बड़ा आदमी समझते थे। नहीं, आपने नहीं देखा, कोटा सिस्टम था वो, बिल्कुल उस दौर मतलब को अगर याद करेंगे, मिलेगा। मुझे भी याद है वो दौर याद है। उस दौर को याद करेंगे तो बहुत बड़ी बात होती थी, किसी घर में कोल्ड ड्रिंक आ जाए, किसी घर में टाइम पर राशन मिल जाए तो बड़ी बात होती थी। केरोसिन का तेल आता था, शादी ब्याह जाए तो, हाँ शादी ब्याह जिसके आ रहता था ना, 2 परिवार को इसी काम के लिए लगा दिया जाता था कि कहां से अलग अलग कोटा से तुम शक्कर ले आओ ताकि एक आध बोरी शक्कर का इंतजाम हो सके, या केरोसिन ले आओ ताकि रोशनी आ सके। ये दौर मैंने देखा। देखिए, आजादी 1947 में मिली, मेरा जन्म 84 में है, लेकिन 84 तक यह स्थिति थी कि पेट्रोमैक्स जिस गांव में आ गया तो फणीश्वरनाथ रेणु ने पंचलैट एक उपन्यास लिख दिया उस पर कि भाई पंचलैट क्या होता। पंचलैट आपको पता नहीं, वो पेट्रोमैक्स होता था, फिलामेंट से। ये ग्रोथ रेट था। बता रहे हैं हम 90s में होने के बाद, हम 2005 तक की बात बता रहे हैं, 2005 तक ये बिल्कुल था। और मैं बताऊं, अभी 2010-12 तक तो अभी बुंदेलखंड के आप बीहड़ में चले जाइए तो वहां पर यही स्थिति थी 2010 तक।
14 तक वहां पानी नहीं और पहुंचा। अगर मैं अपने बच्चों को यह बोलूं कि मोदी सरकार आने से पहले डाटा फ्री नहीं था, मतलब इतना मंथली इस तरह मीम्स और सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं था, तो वो विश्वास नहीं करेंगे। अगर मैं अपने बच्चों से यह बोलूं कि 2014 के पहले हर गांव में बिजली नहीं थी इस देश में, तो बोले क्या मजाक कर रहे हैं आप, तो बहुत बड़े भक्त बनते हैं, बिजली होगी जरूर। वो कहेंगे कि अरे बिजली तो होगी ही, पक्की सड़कें तो होंगी ही, हर गांव में नल से पानी तो आता ही होगा, मोबाइल डाटा तो फ्री होगा ही, इंटरनेट तो लोग यूज करते ही होंगे। ये उन लोग को लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज है भाई। इस दौर को देखने के बाद इस दौर की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल यही है आपसे अभी यहां पर कि डिफेंस के बाद रेलवे की जो ताकत बढ़ी है, उससे जो भारत का रेलवे के बारे में उससे जो भारत का सपना है कि वो दुनिया की तीसरी और फिर उसके बाद दूसरी भी और फिर पहली भी इकोनॉमी बन जाए, वो सपना पूरा होगा? देखिए मैं आपको बता रहा हूं इसका क्यों होगा। दुनिया में कितने महादेश हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका तो खैर छोड़ ही दीजिए, अफ्रीका। अफ्रीका के लगभग सारे देशों को हम अपना रेलवे या रेलवे से जुड़े पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लगभग। लैटिन अमेरिका में भारत के रेलवे पार्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड है। यूरोप के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ब्रिटेन जो हमसे आगे था, उसी ने हमारे यहां रेलवे दिया था, वो आज हमसे मेट्रो कोचेस खरीद रहा है। फ्रांस जहां के ट्यूब ट्रेन रेलवे की धूम थी, वो हमारे यहां से इंजन खरीद रहा है। आप यकीन करेंगे, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका तो छोड़ दीजिए, कनाडा नहीं कर रही है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका, अब बताइए कहां भारत के रेलवे एक्सपोर्ट कब से ये ऐसा नहीं कि 80 के दशक की बात है या 90 से हो रहा है, ये हो रहा है 2015 के बाद से सारा कुछ। बोलेंगे ये तो नॉर्मल बात है, सुनने में तो बहुत बड़ा लग नहीं रहा है। नहीं, अगर पीछे की कहानियों पर जाएंगे, जो देश की बात करेंगे कि जिस देश में टिकट लेना मुश्किल था, उस देश में दुनिया को अब रेलवे पार्ट्स एक्सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है। जिस देश में ट्रेन पर बैठना कभी कभार क्या बहुत ज्यादा मौकों पर शान की बात मानी जाती थी कि ट्रेन से सफर कर रहे हैं, उस देश में अगर आज दुनिया को पार्ट्स बेचे जा रहे हैं तो बड़ी बात होती है। नहीं, एक चीज और मैं बताऊंगा कि इसी देश में हमने देखा है AK-47 की गोली मंगवाने के लिए बिड निकालते हुए महीनों विवाद होते हुए। वो देश आज 53,000 करोड़ का डिफेंस पार्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें ब्रह्मोस वगैरह सब है। बिल्कुल, और इसी देश में पंकज जी रेलवे के टेंडर के लिए आपने गोलियां चलते हुई देखी होंगी तमाम। बिल्कुल देखिए, आप तो बिहार से हैं, वहां पर आपने गुंडई, माफिया राज सब कुछ देखा होगा इसी रेलवे के टेंडर के लिए। गोरखपुर में रेलवे के ठेका के लिए लॉबी देखी, लेकिन बस क्या ये जो टेंडर वाली लड़ाई थी उसने भी इन सबको पीछे खींच रखा था? नहीं, अरे यहां गुंडे के अलावा कोई टेंडर भर ही नहीं सकता था रेलवे का। और मैं तो आपने गोरखपुर से लेके मैं तो गुंडों का नाम ले सकता हूं, यहां पता नहीं उचित होगा या नहीं कि वो सब सिर्फ इसीलिए बाहुबली बने ही क्योंकि वो रेलवे का ठेका लेते थे। नहीं है, उसको किसी और कहानी में बता देंगे। फिलहाल वो नेता, विधायक, सांसद हो गए। बिल्कुल, आखिरी टिप्पणी इस पूरे रेलवे के इस क्रांति के बारे में चाहूंगा। देखिए रोहित, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि क्रांतियां जो होती है ना, हमेशा नारे लगाकर और अखबारों को रंगकर या झंडे ढोकर नहीं होती। कई क्रांतियां खामोश क्रांति होती है, और जिसका बदलाव आप महसूस तो कर सकते हैं और उसकी चर्चा बड़ी कम होती है। भारत में आज वही हो रहा है। निगेटिविटी फैलाने वाले निगेटिविटी फैलाएंगे, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि 10 साल पहले आपकी जिंदगी कैसी थी और 10 साल बाद इस देश में आप क्या देख रहे हैं, तब समझ में आएगा कि बदलाव और खामोश क्रांति कैसे हो रही है। ठीक है, इसे ही खामोश क्रांति कहते हैं। ठीक है पंकज जी, हर जगह रशिया रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिका रिवॉल्यूशन नहीं होगा। भारत का अपना तरीका है विकसित करने का, और यह यूनिक है। बिल्कुल पंकज जी, और बहुत दुनिया बहुत शुक्रिया। तो हैरान और परेशान है कि बिना क्रांति का कोई डेवलप्ड कंट्री कैसे बन रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी बातें साझा करने के लिए, और
दोनों दौर की तुलना करके ये बताने के लिए किस तरीके से आज ये भारत के लिए बड़ी बात है। 16 देशों में भारत अब रेलवे के पार्ट्स एक्सपोर्ट करेगा, उन्हें बेचेगा और 3000 करोड़ से ज्यादा का टेंडर अभी तक ठेका मिल चुका है। तो ये बड़ी बात है। डिफेंस के बाद रेलवे सेक्टर में भी भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बरकरार होता जा रहा है। बाकी आप लोगों का क्या कुछ कहना है? जो भारत इस तरीके से मजबूत होता जा रहा है, अब दुनिया को भारत चीजें भेज रहा है, बेच रहा है, वो भारत की बढ़ती ताकत है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।